किरदारा। मोदी काशी मेरे लिए एक शब्द नहीं है। काशी अपने आप में शिव है, शिव का रूप है। मां, गंगा मां, 24 का चुनाव इमोशंस पर आ गया है। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा मां, अपनी मां की बात की और बात करते करते इमोशनल हो गए। यहां से 250 किलोमीटर दूर है रायबरेली, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली का चुनाव भी इमोशंस पर लड़ा जा रहा है। राहुल भी मां की बात करते हैं। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक 2 मां वाला कनेक्शन रायबरेली से जोड़ा जाता है। काशी ने 2 बार देश को प्रधानमंत्री दिया, तीसरी बार भी काशी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी भी रायबरेली से प्रधानमंत्री वाला सपना देख रहे हैं। तो कोड एम में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। नामांकन से बात शुरू होगी और दिल्ली तलक जाएगी। पूरे हिंदुस्तान में कोई टक्कर में नहीं है। माहौल बहुत टाइट है, मोदी जीतेगा। ऐसा लगता है जैसे माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। छोटे छोटे बच्चे कुछ न कुछ अपना करके रखा। तब मेरे मन में वो चित्र मेरी माँ का है इसलिए नहीं, ये बच्चे मुझे, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि शायद उनके लिए मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, वो मुझे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते। इंडिया टीवी से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस चुनाव का सबसे बड़ा बयान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके विरोधी उनके जन्म से पहले ही उनसे नफरत करते हैं। मोदी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। जिस समाज से मोदी आते हैं वहां पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजर जाती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिनके जन्म से पहले ही रायबरेली उनकी विरासत बन गई थी। राहुल गांधी के पास ऐसे हक हैं, ऐसे पैदाइशी हक हैं जो उन्हें गांधी परिवार से मिलते हैं। आज भी जब आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की जिंदगी को देखेंगे तो ये फर्क साफ नजर आएगा। ये है लोकतंत्र, जब कुर्सी पर अधिकारी बैठा हो और सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हो। ये लोकतंत्र है। नामांकन जमा करने वाला अधिकारी देश के प्रधानमंत्री को बैठने के लिए कहता है, तब नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठते हैं। इस दफ्तर में मोदी बतौर प्रत्याशी आए थे। जैसे कि एक आम उम्मीदवार आता है, सारे नियम का पालन करता है। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी आए, कोई तामझाम नहीं। राहुल गांधी ने 2 जगह से नामांकन भरा, पहले वायनाड से और फिर रायबरेली से। वायनाड में राहुल गांधी का नामांकन सिर्फ एक प्रत्याशी का नामांकन नहीं था, गांधी परिवार का वर्चस्व साफ साफ नजर आ रहा था। मोदी जब नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उनके साथ प्रस्तावकों को देखकर लोग चौंक गए, क्योंकि मोदी के प्रस्तावकों में कोई नेता, कोई वीआईपी नहीं था। बेहद आम लोगों को मोदी ने जोड़ा। राहुल गांधी जब रायबरेली में नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ पूरा गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मौजूद थे। अब जरा ये भी जान लीजिए मोदी के साथ कौन प्रस्तावक थे और रायबरेली में राहुल के प्रस्तावक कौन बने। काशी में मोदी के प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर थे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वही ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त भी इन्होंने निकाला था। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्प नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया है। अब जरा समझिए प्रस्तावकों के जरिए कैसे मोदी ने काशी के जातीय समीकरण को साधा है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ब्राह्मण है। काशी में करीब 3 लाख ब्राह्मण हैं। दूसरे प्रस्तावक बैजनाथ पटेल बने। काशी में 2 लाख से ज्यादा पटेल वोटर हैं। तीसरे प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा हैं। काशी में करीब 4 लाख ओबीसी वोटर हैं। संजय सोनकर दलित समुदाय से आते हैं और काशी में 1 लाख दलित वोटर्स मौजूद हैं। अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी के लिए रायबरेली भी चैलेंज बन गया है। काफी मंथन और हाना के बाद आखिरकार रायबरेली में राहुल उतरे। उनके नामांकन में प्रस्तावक बने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इलियास, पूर्व विधायक अजयपाल सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी और सुशील पासी राहुल के प्रस्तावक बने। राहुल की लिस्ट में सिर्फ कांग्रेसी थे। किसी आम रायबरेली वाले पर राहुल की नजर ही नहीं पड़ी। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी बतौर शिव भक्त काशी में आते थे। काशी से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए उन्होंने इसको अपनी लोकसभा सीट चुना और अब ये अटूट बंधन बन चुका है। आपने महादेव से आशीर्वाद मांगा था, कहा था कि आपको वो शक्ति दें कि आप काशी का और गंगा की जय जयकार पूरे विश्व में करा सके। आपका ये प्लान बनारस वाला कितना कामयाब हुआ? काशी मेरे लिए एक शब्द नहीं है। काशी अपने आप में शिव है, शिव का रूप है। तो मैं पहले जब आया था तब तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उम्मीदवार के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में आया। संजोग था, शायद परमात्मा ने तय किया होगा कि मुझे यहां भेजा। और मुझे एक बड़ी विशेषता दिखती है कि काशी अविनाशी है। सदियों से काशी में मानव जीवन रहा है। कभी भी काशी मानव जीवनहीन नहीं रहा, सदियों से। और ये भी कोइंसिडेंस देखिए, मेरा जन्म जहां हुआ है वडनगर, अभी आर्कियोलॉजी वाले वहां बहुत काम कर रहे हैं और उन्होंने भी खोज के निकाला है कि मेरा गांव भी अविनाशी है। करीब 3000 साल हुए वहां मानव जात निरंतर रही है। और जो एक्सकेवेशन में उसको चीजें मिली है, 2800 साल तक वो गए हैं, लगातार मानव जीवन मिल रहा है उनको। तो मेरा वहां जन्म होना और यहां मेरा जीवन होना, ये दोनों का कोई नाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस नाते ने मुझे काशी के साथ बहुत इमोशनली जोड़ दिया है। मैं जब आया था तब मैंने कहा था कि किसी ने मुझे भेजा नहीं, मां गंगा ने बुलाया है जी। लेकिन 10 साल का मेरा यहां का जो नाता दिनों दिन बढ़ता गया, लोगों से बढ़ा, काशी विश्वनाथ जी से बढ़ा, मां गंगा से बढ़ा। तब तो मेरा भाव यही कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। शिव जी के मुझ पर आशीर्वाद है और यहां की जनता जनार्दन के अपार आशीर्वाद है, अपार प्रेम है। जहां तक काशी के विकास का सवाल है, अच्छा होता देश आजाद होने के बाद देश के ऐसे जो प्रेरणा स्थान है जी। देश के जो ऊर्जा स्थान है, देश में एक पुरातन और नूतन के प्रभाव के साथ जोड़ते हैं, उसको प्राथमिकता दी जाती है। महात्मा गांधी यहां एक बार आए थे और महात्मा गांधी ने बहुत पीड़ा भी व्यक्त की थी
गुस्सा भी निकाला था। तो मेरे मन में तब से था कि मैं काशी के लिए कुछ करूं। जनप्रतिनिधि के नाते तो जो करता हूं, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि या पीएम इससे भी बढ़कर जैसे काशी तमिल संगम करता हूं। ये कोई जनप्रतिनिधि हूं इसलिए करता हूं ऐसा नहीं है, पीएम हूं इसलिए करता हूं ऐसा नहीं है। मेरे देश को जोड़ने की काशी में जबरदस्त ताकत है और उस ताकत को मैं समझता हूं। तो मैं दूसरा, देश में से इतने लोग यहां आते हैं, हमारे यहां मेला भी होता है ना, छोटा सा, प्रधानमंत्री जी, तब भी सरकार की जिम्मेवारी रहती है कि वहां कोई टॉयलेट की व्यवस्था करें, कुछ लोगों की सुविधा की। मेला हो तब भी जिम्मेवारी होती है सरकार की। जहां पर लाखों लोग 12 महीना आते हैं और व्यवस्था न हो, तो मैंने फिर उन चीजों को ध्यान दिया कि मूलभूत सुविधाओं पर बल दूं। तो काशी में मूलभूत सुविधाओं पर काफी काम किया है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू हुआ था तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था। मोदी वो काम कर रहे थे जिसको कभी संजय गांधी पूरा करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के विरोध के डर से रोक दिया गया था। इंदिरा गांधी के दोस्त पुप्पुल जयकर ने अपनी किताब में लिखा है, इमरजेंसी के वक्त संजय गांधी काशी विश्वनाथ की गलियां चौड़ा करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए प्लान भी बनाया था और इसकी जानकारी इंदिरा को नहीं थी। लेकिन ये काम श्रद्धा के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि राज्यपाल विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए कार से जाना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को रुकवा दिया था। कुछ बदलने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया जाता, एक फैसला, एक बंदा ही काफी होता है। आज का यूथ, आज का फर्स्ट टाइम वोटर जो काशी को देखकर गर्व महसूस करता है, ये काशी आज से 10 साल पहले ऐसी नहीं थी। काशी विश्वनाथ के आसपास का माहौल ऐसा नहीं था। मोदी ने काशी को सिर्फ 10 सालों में बदला है। वहीं गांधी परिवार ने रायबरेली में 32 सालों तक राज किया। राहुल गांधी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रायबरेली से उतरे हैं। आप जब काशी और रायबरेली को देखेंगे तो कर्म और विरासत में फर्क साफ समझ में आएगा। बाबा काल भैरव काशी के रक्षक हैं। काशी में कोई भी काम से पहले भैरव का आशीर्वाद लेने की प्रथा है। प्रधानमंत्री मोदी भी नामांकन से पहले काल भैरव के मंदिर गए, आशीर्वाद लिया। रायबरेली में कांग्रेस ने भी नामांकन से पहले पूजा करने की परंपरा बनाई थी। सोनिया गांधी हर बार नामांकन से पहले रायबरेली कांग्रेस दफ्तर में हवन किया करती थी। लेकिन राहुल गांधी के नामांकन के वक्त ये परंपरा भी बदल गई। पहले नामांकन हुआ, फिर पूजा हुई। बताया गया राहुल गांधी जाम में फंस गए थे। ये रायबरेली है, गांधी परिवार जिसको अपनी विरासत कहता है। इसी विरासत के हक पर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वोट भी इसी लाइन पर मांग रहे हैं। 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। राहुल रायबरेली में अपने परिवार के लिए आए हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब वो रायबरेली को नहीं बता रहे हैं। अगर वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीत मिलती है तो किसको छोड़ेंगे और किसको हमेशा के लिए जोड़ेंगे? राहुल मां का नाम लेकर रायबरेली को इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला चुनाव है जिसको मोदी बिना अपनी मां के आशीर्वाद के लड़ रहे हैं। ये चुनाव उनके लिए बहुत इमोशनल हो गया है। प्रधानमंत्री जी, आप इतनी रैलीज कर रहे हैं, इतनी पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आई। कुछ बच्चियां आपकी मां की तस्वीर लेकर आई थी। आप इतनी लाखों की भीड़ में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए, कैसे काबू कर पाए?
अब इसका तो कोई जवाब मेरे पास है नहीं। मैं कर्तव्य भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं रोक भी नहीं पाता हूं कभी कभी अपने आप को। वैसे ये मेरी निजी संपदा भी है, ये मेरे इमोशंस। लेकिन जब मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे कुछ न कुछ अपना करके रहते, तब मेरे मन में वो चित्र मेरी मां का है इसलिए नहीं। ये बच्चे मुझे ऐसा मैं कह सकता हूं कि शायद उनके लिए मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। वो मुझे प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते, वो मुझे एक मां के बेटे के रूप में देखते हैं। राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज है। एक बार जबरदस्त इमेज बन गई तो रोकना मुश्किल है, और इमेज खराब हो गई तो जीतना मुश्किल है। राहुल गांधी इन दिनों अपनी इमेज मेकओवर पर जबरदस्त ध्यान दे रहे हैं, और उतना ही ध्यान नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने पर भी दिया जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों का आरोप लगाकर उनकी इमेज पर हमला करने की कोशिश की गई, तो 2019 में राफेल यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। फिलहाल राहुल गांधी संविधान वाला नरेशन लेकर आ गए हैं। राहुल गांधी मोदी को फंसाने के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसमें मोदी टॉप करते हैं, और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। संविधान खतरे में, इसी लाइन पर राहुल चल रहे हैं। इसी लाइन को हर मंच से बार बार सुनाते हैं। एक किताब निकालते हैं, उसको लहराकर मोदी के नाम पर डराते हैं। आरएसएस नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। जो राहुल दावा कर रहे हैं, जो परसेप्शन बना रहे हैं, उसका ग्राउंड इंपैक्ट कितना पड़ रहा है? क्या वाकई राहुल की संविधान थ्योरी मोदी के लिए चैलेंज बनने लगी है? और क्या सचमुच संविधान खतरे में? जब यह सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछे, जो जवाब मिला, उसके बाद राहुल संविधान वाला एजेंडा शायद बंद कर देंगे। इस देश में संविधान के साथ सबसे पहले खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू। उन्होंने सबसे पहला संविधान में जो अमेंडमेंट किया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्शन किया। अनडेमोक्रेटिक मूव था। प्रधानमंत्री जी की बेटी जो प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा जी, उन्होंने कोर्ट के एक निर्णय को उलट दिया। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, अखबारों को ताले लगा दिए, सबको जेल में बंद कर दिया, संविधान का कि चूरे चूरे उड़ा दिए उन्होंने, और पूरे विश्व में हमारी बेइज्जती हुई। फिर उनके बेटे श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शाहबानो का उसको उल्टा दिया। उन्होंने संविधान में सुधार करके, कानून बदल करके, महिलाओं के अधिकार का विषय था, वोट बैंक के खाते उसको नकार दिया। फिर उनके बेटे शाहजादे, सरकार और कैबिनेट उस संविधान की कोख से पैदा होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी संविधान के द्वारा बने हुए प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट संविधान के द्वारा बनाई हुई कैबिनेट थी। उस कैबिनेट ने एक निर्णय किया। इन्होंने पत्रकार परिषद बुलाई, पत्रकारों के बीच बह करके उस कैबिनेट के निर्णय के चूरे चूरे करके फेंक दिया। ये चारों घटनाएं सबूत है कि वे संविधान के प्रति पूरी तरह उसके दुश्मन है, संविधान को अपने मन मुताबिक उपयोग करते हैं। उनके लिए संविधान न कोई भावना का विषय है,
न कोई जिम्मेवारी का विषय है। ऐसे लोगों को संविधान की बात करना उनके मुंह में शोभा नहीं देती है। शब्द भी संविधान उनके मुंह से सुनता हूं तो मैं चैन मेरा खो जाता है कि जिन्होंने ये बर्बाद कर दिया वो बता रहे हैं। मेरी सरकार ने आकर के धारा 370 हटा करके संविधान के सही रूप में हिंदुस्तान के हर कोने में लेटर एंड स्पिरिट के साथ उसको लागू किया। संविधान का अगर कोई पुजारी है तो मोदी है, संविधान का कोई रक्षक है तो मोदी है। संविधान खतरे में है या फिर गांधी परिवार का राजनीतिक अस्तित्व? क्योंकि रायबरेली में भी कांग्रेस हार देख चुकी है। 1996 और 1999 लोकसभा चुनाव में बीजेपी रायबरेली जीत चुकी है और बीजेपी का वोट ग्राफ रायबरेली में लगातार बढ़ रहा है। 2009 चुनाव में बीजेपी को महज 3.82% वोट मिले थे। 2014 में ग्राफ 17.03% बढ़ा और वोट शेयर 21.05 पर पहुंचा। 2019 में फिर से 17.31% का जबरदस्त उछाल मिला और ग्राफ 38.36% पार गया। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 34.34% बढ़ा है। अमेठी और रायबरेली दोनों को लेकर परसेप्शन था, यहां गांधी परिवार को कोई नहीं हरा सकता। अमेठी वाली सोच बदल चुकी है। अब बीजेपी रायबरेली की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। 2014 से पहले ही मोदी लहर का आभास विरोधियों को हो गया था। काशी में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबने पूरा जोर लगा दिया था। तो दूसरी तरफ 2014 में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली में अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था और आज भी यही सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए एक तरफ नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं तो राहुल गांधी को जिताने के लिए नए बंधन हो रहे हैं। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। परिवार के नाम पर जीतने वाले अब परिवार के नाम को बचाने पर लगे हैं। काशी और रायबरेली चुनाव अब 2 सीटों पर आकर सिमट गया है। काशी का नतीजा क्या होगा यह हर किसी को पता है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी अजय राय के प्रचार के लिए अभी तक काशी नहीं गए? क्या यही वजह थी कि 2019 में भी राहुल गांधी एक बार भी काशी में चुनाव प्रचार में नहीं गए? इस चुनाव में काशी में कुछ ऐसा होने वाला है जो कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आएगा। वाराणसी के चुनाव इतिहास में कांग्रेस और बीजेपी 7-7 बार चुनाव जीती थी। इस बार काशी का इतिहास भगवा हो जाएगा। काशी में मोदी का काम, नाम और आना ही काफी है। लेकिन रायबरेली में क्या होगा, इसका अंदाजा प्रियंका के मिशन रायबरेली से लगाया जा सकता है। प्रियंका गांधी ने अपना कमांड सेंटर रायबरेली में स्थापित कर लिया है। जब तक रायबरेली में वोटिंग नहीं होती तब तक वो रायबरेली में रहेंगे, अपने भाई राहुल का प्रचार करेंगे। मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है? सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जानते हैं ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का चुनाव है, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी पर हर आरोप लगा रहे हैं, तानाशाह तक बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, बस एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि मैं जानती हूं समय की कमी है, बहुत सारे व्यस्त आपके कार्यक्रम हैं। आपने क्योंकि अपने पिछले वक्तव्य में कहा शहजादे, वो शहजादे हैं और वो आपको कहते हैं तानाशाह। शायद वो उनकी डिक्शनरी में है, यही मुख्य शब्द है और इसलिए जब वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तब वो इस देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं।
वे इस देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। क्या भारत के मतदाता ऐसे हैं कि किसी तानाशाह को देश दे दें? भारत के मतदाता इतने समझदार हैं कि तानाशाही का एक कृत्य इस देश में 1975 में हुआ तो 2 साल के भीतर भीतर इस देश ने उस तानाशाही को उखाड़ करके फेंक दिया। भारत के लोगों के रगों में लोकतंत्र है और इसलिए कोई कहें कि भारत की जनता ऐसी अबूझ है कि वो डिक्टेटरों को चुनती है। कोडैम में आज बात हुई नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की, काशी और रायबरेली की विरासत और संघर्ष की। कोडैम में कल फिर बात होगी एक और शख्सियत की।